हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बीएसएससी इंटर स्तरीय 10+2 इंटर स्तरीय द्वितीय एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। यदि आप इस तैयारी में भाग लेना चाहते हैं, तो इस सेट प्रैक्टिस को करें और 100% अपनी सफलता की ओर बढ़ें। तो चलिए हम बिना देर किए हुए आज हम सेट नंबर 5 को देखेंगे और मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले प्लेटफ़ॉर्म का सेट प्रैक्टिस करा दिया है। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का भी सेट प्रैक्टिस मैंने कराया है। तो कृपया आप यदि आप नहीं देखे हैं और चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है, तो 100% आप इसको आगे बढ़ाने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कहा है? पहला प्रश्न आपसे बोला है निम्नलिखित आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो आपको देखना है कि हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी की तुलना कौन-सा सही है, यहाँ पे पूछा गया है। तो अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी होती है, ये सही है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है, ये भी सही है। अर्थात 1 नंबर सही है। दूसरा को देखें, हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, तो ये भी सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, तो ये गलत है। याद रखेंगे क्षरण अधिक हिमालय नदियाँ का होता है, इसलिए ये गलत है। तो राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान में स्थित तांबे के खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान का जो खेतरी है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीप में गद्दीदार चोटी जिसको हम सैडल पीक कहते हैं, कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखेंगे यह जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है। थोड़ा मैं आपको बता दूं कि सैडल पीक उत्तरी अंडमान में 738 मीटर ऊंचाई पर है। वही माउंट थूलियर भी ग्रेट निकोबार में है। वही माउंट डिओवाली मध्य अंडमान में है। माउंट कोएबो दक्षिणी अंडमान में है और माउंट हेरियस दक्षिणी अंडमान में सबसे 450 उसका है। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है। 450 मीटर ऊंचाई उसका माउंट हेरियट का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ नहीं लगती है? तो ध्यान रखेंगे मिजोरम का सीमाएं जो है 3 देशों से नहीं लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं और अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं और सिक्किम की सीमाएं 3 देशों से मिलती है। जबकि मिजोरम की सीमाएं केवल बांग्लादेश और म्यांमार से मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो ध्यान रखेंगे माफ कीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो इसका राइट आंसर कोटा हो जाएगा। कोटा मरुस्थलीय जिला नहीं है, अन्य सभी मरुस्थलीय जिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो सबसे अधिक देशों की संख्या आपको ध्यान रखना है अफ्रीका महादेश में है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो कहवा पतन के नाम से आपको ध्यान रखना है सेंटोस को जाना जाता है। सेंटोस ब्राजील का एक समुद्री बंदरगाह है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात करता है। इसी कारण से विश्व का कहवा पतन के नाम से इसे
जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश है। इतनी बात भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यहाँ पर नहीं कही गई बात पूछा गया है, तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय हमारे संविधान की प्रस्तावना में है, नहीं लोकतांत्रिक है, अर्थात लोकतांत्रिक न्याय की बात प्रस्तावना में नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 9। 9 प्रश्न की ओर चलते हैं और ये रहा आपका 9। एक एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती संरचना का संचालन करती है? तो ध्यान रखेंगे, ब्लॉक स्तरीय निकाय है पंचायत समिति। ग्राम बता दें मैं आपको बता दूं कि 1993 द्वारा संविधान के 73वें संविधान संशोधन के जरिए इसे जो है जोड़ा गया था संविधान में, और अनुच्छेद 243 बी पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय संरचना का उल्लेख करता है। इसमें ग्राम स्तर का पंचायत ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक स्तर का पंचायत समिति होता है और जिला स्तर का जिला पंचायत होता है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल विभाग किसे सौंपा गया था? ध्यान रखेंगे, लियाकत अली को मंत्रिमंडल विभाग में ध्यान रखेंगे कि मंत्रिमंडल विभाग किसे सौंपा गया था? तो कौन सा मंत्रिमंडल है? अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के विभाग किसे सौंपा गया था? तो लियाकत अली को सौंपा गया था। भारत के अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुई थी। इसमें से आपको बता दूं कि लियाकत अली वित्त मंत्री थे, वही जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, असफ अली रेलवे मंत्री थे, राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, वही आपको मैं बता दूं राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है? थोड़ा यहाँ कट रहा है तो ध्यान रखेंगे। भारत के नागरिक को प्राप्त अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी और भारतीय दोनों के लिए है। धर्म की स्वतंत्रता विदेशी और नागरिक दोनों के लिए है। समानता का अधिकार भी विदेशी और अन्य नागरिकों के लिए भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 12। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना संबंधित है? अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधायिका में सदस्यों की संख्या अधिक है? राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या किसकी ज़्यादा है, ये पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि राज्य विधानसभा में सबसे अधिक, यहाँ ऑप्शन के अनुसार आपको हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 विधानसभा सीट है, वही आपको मणिपुर में 60 है, वही अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 60 है, वही बात कर ले हम मेघालय की तो मेघालय में भी 60 है। तो यहाँ राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बता दें कि विधानसभा सीट में अधिकतम अधिकतम 500 विधानसभा सीटों की संख्या और न्यूनतम 60 हो सकती है, लेकिन कुछ अपवादें भी हैं, जैसे मिजोरम, गोवा। मिजोरम में मात्र 40 है, वही गोवा में मात्र 32 है। इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? याद रखेंगे कि संसद का संयुक्त अधिवेशन
की बात अनुच्छेद 108 करता है और बुलाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन अध्यक्षता करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं, जिसमें 1961 में पहली बार हुआ था, 1978 में दूसरी बार आया था और 2002 में तीसरी बार। 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक के लिए लाया गया था। बैंकिंग विधेयक सेवा के लिए 1978 में आया था और 1961 में आपको दहेज प्रतिबंध विधेयक पर लाया गया था। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाउस ऑफ द पीपुल्स को लोकसभा का नाम अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था, आपको ध्यान रखना है, 1954 से हाउस ऑफ पीपुल को लोकसभा के नाम से जाना जाने लगा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो ध्यान रखेंगे, नीतिगत उपाय सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको हम पीडीएस कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हम एमएसपी कहते हैं और बफर स्टॉक रख रखाव, ये सभी के सभी कृषि विपणन प्रणाली के नीतिगत के अंतर्गत सुधार के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका मिलान से है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और मिलाकर आपको आंसर ढूंढने हैं। धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक से है, गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से है, रजत क्रांति का संबंध अंडा से है, वही लाल क्रांति का संबंध टमाटर से है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन की ओर देखिए, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये 17 का राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा बी। बी आप देख लीजिएगा मिलाकर, बी इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है कि नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है। तो नगद आरक्षित अनुपात को समझाना या जमा राशि को अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखा जाता है, कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम सीआरआर बोलते हैं, ये बैंक जो आरबीआई जो बैंकों का पैसा अपने यहाँ जमा रखती है, यही कैश रिजर्व रेशियो है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में किसके शासनकाल में विभाजित हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में विभाजित हुए थे। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित कर दिए गए थे उनके काल में। जैन धर्म स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर संप्रदाय में बटे थे। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में 300 बीसी में हुआ था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है 20। प्रसिद्ध रेशम मार्ग किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो रेशम मार्ग पर आपको ध्यान रखना है, कुषाण शासकों का अधिकार था। कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प आपको चुनना है। ध्यान रखेंगे कि औजार पॉलिश किए जाते थे औजारों पर, तो सही है। इस अवधि में आलेख, ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने में किया जाता था, तो दोनों सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर रोका था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान पहला में जीता था, वही गौरी दूसरा में जीत पाया था। तो चौहान को हराया गया था तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 में हुआ था। इतनी बात आपको ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सांकेतिक मुद्रा का व्यवस्था किसने लागू की थी? तो सांकेतिक मुद्रा की व्यवस्था आपको ध्यान रखना है,
मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लागू किया गया था। हालाँकि इसके जो भी काम हुए थे असफल हो गए थे, इसलिए इसे पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा, प्रश्न नंबर आपका 25। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है? तो खराज का संबंध आपको ध्यान रखना है भूमि कर से है। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। मध्यकाल में जजिया जकात धार्मिक कर थे, वही खुम्स खराज जो है खुम्स लूट का माल पर था और खराज आपको भूमि कर से संबंधित था, जो संपत्ति का 40वां हिस्सा हुआ करता था। मुस्लिम से लिए जाने वाला भू राजस्व को उस्र कहा जाता था और गैर मुस्लिम से लिए जाने वाले भूमि को खराज कहा जाता था। तो उस्र और खराज दोनों ही भूमि कर से संबंधित थे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हालांकि सीधे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में रहता तो यहाँ बी.डी. सावरकर हो जाता, लेकिन यहाँ धर्म के रूप भी जोड़ा जाने के लिए आपको एस.एन. सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है 27। देखिए 1919 के खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो खिलाफत समिति का गठन मुंबई में किया गया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैल गई कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौता किया था? तो इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बैठक पारित कहाँ हुए थे? तो यह बैठक आपको ध्यान रखना है वर्धा में पारित हुए थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया? तो पूर्ण स्वराज की मांग को लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था और उसे औपचारिक रूप से मान लिया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ऐसा घोषणा किया गया और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष के लिए शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोग ने ध्यान दिए थे, इस बातों को ध्यान रखना है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो मानव शरीर में आपको ध्यान रखना है मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। कॉफी काफी मात्रा में संचित विटामिन ए रहता है। रासायनिक नाम इसका रेटिनॉल है, जिसका कमी से शरीर में रतौंधी। विटामिन सामान्यतः दृष्टि के लिए आवश्यक है। इस विटामिन का संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। इसका स्रोत दूध, मक्खन, अंडा है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस प्रणाली के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन विलय हो जाता है? मतलब किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो केचुआ में हीमोग्लोबिन विलय हो जाता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुल जाता है, जबकि अन्य कशेरुकों में प्रोटीन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। केचुए में रुधिराणु रंगहीन तथा केंद्रयुक्त है और इस जंतु में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। क्लोरोफिल का खनिज घटक है, तो क्लोरोफिल का आपको ध्यान रखना है मैग्नीशियम जो है घटक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
तो यहाँ पे अगर मिलान आप करेंगे तो आप पाएँगे कि जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन हो जाएगा, अग्नाशय इंसुलिन हो जाएगा और अधिवृक्क कॉर्टिसोल हो जाएगा। तो इस तरह से आप मिला के देख लेंगे। इसका राइट आंसर आप देखें तो यहाँ इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मिलाकर आप देख लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन-सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है? तो चना नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। पौधा में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त कौन-सा भाग है? तो अर्धसूत्री विभाजन के लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे उपयुक्त भाग परागकोश होता है। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्याय के लिए उपयुक्त विकल्पों में सबसे उपयुक्त परागकोश है। इनमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद परागकोश का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 37। 37 प्रश्न को देखें तो यहाँ बोला गया है कि कुनैन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है, तो वह आवृतबीजी पादपों से प्राप्त होता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसके रोकथाम के लिए होता है? तो क्षय रोग या टीबी रोग के रोकथाम के लिए होता है। जन्म के 12 माह के बाद बीसीजी का टीका लगाने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि तपेदिक, जिसको हम यक्ष्मा या टीबी कहते हैं, को शिशु को जन्म के तुरंत बाद ही लगाया जाता है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एथलीट फुट बीमारी होती है, तो एथलीट फुट आपको ध्यान रखना है फफूंदों से होती है। यह बीमारी ट्राइकोफाइनेट नामक विशेष फफूंद से होता है। यह त्वचा को मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है। खास तौर पर अंगुलियों के माध्यम से इस रोग का संक्रमण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मनुष्य के शरीर में पसलियों कितने जोड़ी का होता है? तो टोटल 24 होता है, जिससे 12 जोड़ी का होता है। जोड़ी में पूछे तो आपको 12। निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो वाट शक्ति की इकाई है। वही बाद बाकी सभी शेष ऊष्मा की इकाई हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रेगिस्तान में मृगमरीचिका बनने वाली घटना किसके कारण होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका, बोला है यदि किसी वस्तु का लगाए गए बल की दिशा वस्तु की दिशा के विपरीत हो, अर्थात कोई वस्तु इस दिशा में चल रही है और इस दिशा में बल लगाएंगे तो वो कम जाएगा, अर्थात उसका गति जो होगा कम जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखना है। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी का आविष्कार एलेसांद्रो वोल्टा के द्वारा 1799 में किया गया था। एलेसांड्रो वोल्टा जो है सर्वप्रथम 1799 में किए थे। उसके बाद 1749 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बैटरी शब्द का प्रयोग किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका 45। देखिए 45 में किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों समान होते हैं। लेंस की क्षमता मापी जाती है, तो डायोप्टर में लेंस की क्षमता मापी जाती है। लोलक की कला विधि लंबाई पर निर्भर करता है, इस पर ध्यान रखेंगे, अर्थात टाइम पीरियड जो है लंबाई पर निर्भर करेगा। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, याद रखेंगे सभी पारदर्शियों माध्यम में के आर पार जाती है। चांदी की वस्तुएं अधिकांश समय तक खुले रखने पर बनने वाले बनने के कारण का काली हो जाती है। क्या बनने? तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनने से जो है काली हो जाती है। इसका हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड कह रहे हैं, सिल्वर सल्फाइड होगा, तो यहाँ Ag2S होगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारी मशीनों के प्रयोग
भारी मशीनों प्रयोग किया जाने वाला स्नेहक है, तो भारी मशीनों में प्रयोग किया जाने वाला स्नेहक ग्रेफाइट होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि है? तो अदिश राशि आपको दाब है, बाद बाकी सभी सदिश राशि है। निम्नलिखित में उत्सर्जक डायोड के कार्य करने की सिद्धांत, तो डायोड को कार्य करने के सिद्धांत को हम याद रखेंगे। वैद्युत संदीप्ति, वैद्युत संदीप्ति हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग आपको ध्यान रखना है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आपका कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण SO2 नहीं है, बाद बाकी सभी ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, सल्फर क्लोराइड हो गया, ये सभी ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, माफ कीजिएगा, अगले, तो देखिए मनुष्य के लिए शोर किस किस सह सीमा करीब करीब कितना होता है? तो शोर के लिए आपको ध्यान रखेंगे कि टोटल 85 डेसिबल शोर के लिए माप जाना जाता है। बात कर लेते हैं कुछ अन्य फैक्ट की, तो 30 से 60 डेसिबल तीव्र बात का होता है, वही आपको 50 डेसिबल ध्वनि की पर्याप्त जगाने के लिए पर्याप्त है, 80 डेसिबल शोर लगातार रहने से होता है और 90 डेसिबल शोर बर्दाश्त नहीं होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? तो ऊर्जा का भंडार आपको ग्लाइकोजन होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में यकृत कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रमुख कार्य शरीर को ईंधन का कार्य करना और शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58 है। बोला है एक घर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगाकर 20 घंटे जलाए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे एक अगर हम अगर एक बल्ब 5 बल्ब है तो 500 वाट हो गए, और अगर 20 घंटे चलाए जाते हैं तो 20 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 और 000 10,000 अर्थात 10 यूनिट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि कल्पक्कम के फास्ट ब्रीड टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन, तो ये प्लूटोनियम है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। यहाँ प्लूटोनियम का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है आपको ढूंढना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी सही सुमेलित नहीं है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का केंद्र जो है उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा है, ये गलत है, आपको इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उपग्रह केंद्र जो है की स्थापना 1972 में की गई थी और यह बेंगलुरु कर्नाटक में अवस्थित है, श्रीहरिकोटा में नहीं। बाद बाकी यहाँ अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है, अंतर्राष्ट्रीय सुदूर हैदराबाद में है, दूर संवेदन केंद्र और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, सभी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो जल के साथ आपको ध्यान रखना है कि लेड जो है नहीं करता है, बाद बाकी एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम जितने हैं धातु सभी करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाले एक्वारोजिया निम्नलिखित मिलकर बना होता है, तो यह नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण है, सॉरी नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl और आपको है HNO3 इन दोनों को मिलने से
एक्वारिजिया बनता है। तो इसमें राइट आंसर आपको ध्यान रखना है बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में आपको ध्यान रखना है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में होता है? तो यूरिया उर्वरक के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जल वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाएगा? तो यह भौतिक परिवर्तन अर्थात भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आतंकवाद के सूचकांक को जारी करता है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक आपको EIP, जिसको हम इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस कहते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस कहते हैं, यही जो है वैश्विक आतंकवाद संगठन रिपोर्ट जारी करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका 67। बोला है, किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही के किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो भारतीय स्टेट बैंक आपको MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि त्रिपुरा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा का राज्यपाल आपको ध्यान रखना है इंद्रो नल्लू इंद्रोसेना रेड्डी त्रिपुरा का राज्यपाल बने हैं। बात कर लेते हैं हम अन्य कुछ राज्यपाल की। तो अब्दुल नासिर आंध्र प्रदेश के बने हैं और राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर बिहार के बने हैं। रघुवर दास उड़ीसा के बने हैं और PC राधाकृष्णन आपको ध्यान रखना है झारखंड के बने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव पहले संस्करण का उद्घाटन किए हैं? तो ये किए हैं आपको नई दिल्ली में पहले पहले नौसेना विरासत स्थल जो है ना का उद्घाटन किए हैं। अगला प्रश्न है आपको, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए डैश लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन अजय जो है इजराइल में फंसे लोगों को लाने के लिए भारत सरकार ने चलाया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बोला है 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन है? तो शीर्ष राज्य आपको सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य में बाघों की मृत्यु हुई है। टोटल 52 बाघों की मृत्यु, वही आपको 45 बाघों की मृत्यु मध्य प्रदेश और 26 बाघों की मृत्यु उत्तराखंड में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो आंद्रिम ये जो है अरिमिंदम बागची को जो है अस्थाई अस्थाई प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 में पॉल लिंच को मिला है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान 2023 में 126वां रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको GK और GS का पार्ट समझ में आया होगा और इसी तरीके से यदि आप हमेशा करते रहेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। तो लेते हैं आपसे विदा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, सेट नंबर 6 के साथ। तो अच्छा से पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।